हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 22 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। तो हर साल 21 अप्रैल के दिन ये क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि जो क्रिएटिविटी है और इनोवेशन है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो नए नए आइडियाज़ को सोचें, उनका यूज़ करें, नए डिसीज़न लें और अपने अंदर क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करें। तो इस दिन की स्थापना जो है ये 25 मई 2001 में की गई थी कनाडा के टोरंटो में, और इसके फाउंडर हैं कनाडा के मार्सी सीगल। बाद में इसे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अडॉप्ट किया गया और ये कहा गया कि लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए कि जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए हैं, जिन्हें ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है, तो उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में किस तरह से लोग क्रिएटिविटी और इनोवेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट है नेशनल सिविल सर्विसेज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। तो हर साल भारत में 21 अप्रैल के दिन ये मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। ओके, तो ये दिन मनाया जाता है जो भी सिविल सेवा में लोग हैं, जो भी वो आउटस्टैंडिंग काम करते हैं पूरे भारत भर में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो वहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम करते हैं, ऑफिसर काम करते हैं, उनके काम को अप्रिसिएट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को ही क्यों चुना गया है ये दिन मनाने के लिए? तो एक्चुअली में भारत के पहले होम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, इन्होंने 21 अप्रैल को ही जो नए अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थे 1947 में, उन्हें संबोधित किया था। इस कारण से 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ओके, उसके अलावा ये जो इवेंट था ये हुआ कहाँ पे था? 1947 में ये हुआ था नई दिल्ली के मेटकाफ हाउस में, और वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में कहा था। नेक्स्ट अपडेट है नॉर्वे हैज़ टॉप्ड द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया रैंक्ड 142nd। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे सबसे ऊपर एवं भारत 142वें स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में 2021 के लिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है। और ये जो इंडेक्स है इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करती है एक संस्था जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, ये एक इंटरनेशनल जर्नलिज्म नॉन प्रॉफिट बॉडी है, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और यही इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है, इस इंडेक्स को प्रकाशित करती है। तो इस इंडेक्स में हर साल लगभग 180 कंट्रीज़ को देखा जाता है कि वहाँ पे जो प्रेस है उसकी सिचुएशन क्या है, कितनी आज़ादी है वहाँ, कितनी स्वतंत्रता है वहाँ पे प्रेस वालों को। इसी के बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो इस साल की रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा है नॉर्वे, और लगातार 5 वर्षों से नॉर्वे ही नंबर 1 पे रह रहा है। ओके, 5 सालों से नॉर्वे नंबर 1 पे है। भारत रहा है 142nd में, और पिछले साल यानी 2020 में भी भारत 142nd नंबर पे ही था। इसके अलावा दूसरे नंबर पे रहा फिनलैंड, तीसरे में रहा डेनमार्क, और सबसे नीचे रहा है एरिट्रिया। ठीक है, 180 पे रहा है एरिट्रिया। ठीक है, नॉर्वे रहा सबसे ऊपर। तो नॉर्वे की बात कर लें, यहाँ की कैपिटल है ओस्लो, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के अर्ना सोलबर्ग, और करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन। नेक्स्ट अपडेट है पंजाब ऑल सेट टू बिकम हर घर जल स्टेट बाय 2022। पंजाब 2022 तक हर घर जल राज्य बन जाएगा। तो अभी हाल ही में पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बताया है कि जो पंजाब गवर्नमेंट का टारगेट था कि 2022 तक वो हर घर जल बनेंगे, मतलब कि हर एक घर में पीने के लिए टैप वाटर प्रोवाइड करवा देंगे 2022 तक। तो पूरी तरह से इस प्लान के लाइन में है और 2022 तक ये टारगेट अचीव कर लिया जाएगा। तो पंजाब जो है तो 2022 तक हर घर जल स्टेट बन जाएगा। ठीक है, तो 2021-22 में बात करें तो यहाँ पे 8.87 लाख टैप कनेक्शन प्रोवाइड कराने का टारगेट रखा गया है, और अभी 25.88 लाख जो टैप वाटर सप्लाई हैं ऑलरेडी किए जा चुके हैं रूरल एरियाज़ में, और टोटल टारगेट है 34.7 लाख रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्शन देना। तो इस साल 8.87 लाख कनेक्शन दे दिए जाएंगे, तो जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा, और इससे पंजाब 2022 में पूरी तरह से जितने भी वहाँ पे घर हैं, हाउस होल्ड हैं, सबको पीने के लिए टैप वाटर प्रोवाइड करवा पाएगा। बात करते हैं पंजाब की, तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट अपडेट है साइक्लोन अम्फान ऑफ 2020 रिजल्टेड इन 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ इकोनॉमिक लॉस टू इंडिया। 2020 के अम्फान चक्रवात के परिणाम स्वरूप भारत को 1.5 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो
तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि 2020 में जो एक साइक्लोन आया था, चक्रवात, जिसका नाम था अम्फान, ठीक है। कहाँ पे आया था ये भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर में आया था पिछले साल मई के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि भारत को इसमें 14 बिलियन US डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक लॉस हुआ है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं नॉर्थ इंडियन ओशियन की, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा, सबसे महंगा ट्रॉपिकल साइक्लोन माना जा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा लॉस हो करने वाला साइक्लोन माना जा रहा है। तो इससे भारत में लगभग 2.4 मिलियन पीपल जो थे ये डिस्प्लेस हुए, अपने घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा इनको। और वहीं बांग्लादेश में 2.5 मिलियन पीपल जो है ये डिस्प्लेस हुए थे। इसके अलावा ये भी बताया गया कि 2020 का जो साल था, तो अगर टॉप 3 वार्मेस्ट ईयर की बात करें, यानी 3 सबसे गर्म वर्ष की बात करें जहां गर्मी सबसे ज़्यादा रही, तो ये उनमें से एक था। सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष था 2016, उसके बाद 2020 और उसके बाद 2019, ठीक है। ये 3 याद रखिएगा। और ये भी बताया गया कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर था 2020 के लिए, ये 1.2 डिग्री सेल्सियस था। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ के हेड हैं पेटेरी टालास, हेडक्वार्टर है जिनेवा में। मेंबर्स की बात करते हैं तो 191 मेंबर्स हैं और इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। नेक्स्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ग्लोबल CO2 एमिशन विल टच 33 बिलियन टन्स इन 2021। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2021 में वैश्विक CO2 उत्सर्जन 33 बिलियन टन को छू जाएगा। तो अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021। इस रिपोर्ट का भी नाम याद रखिएगा। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2021 में जो CO2 एमिशन होता है तो ये 33 बिलियन टन को छू जाएगा, ठीक है। ये 5% इंक्रीमेंट के बराबर है अगर 2020 से कंपेयर किया जाए तो। और अगर इंक्रीमेंट की बात की जाए तो ये सेकंड लार्जेस्ट इंक्रीमेंट माना जाएगा, ठीक है। बात करते हैं जो CO2 है इसके एमिशन की, तो ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे रीज़न जो है, ये जो कोल होता है यानी कोयला, उसके जो डिमांड है उसका इंक्रीज़ हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि 2021 में जो कोल है इसमें डिमांड में 4.5% का इंक्रीमेंट आएगा। इसके अलावा ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि 2021 की बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है इसमें 4.5% की बढ़ोतरी आएगी, ओके। नेचुरल गैस का जो डिमांड है इसमें 3.2% की बढ़ोतरी आएगी। उसके अलावा ग्लोबल एनर्जी जो डिमांड है ये भी 4.6% की दर से बढ़ेगा 2021 में। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 2021 में जितनी भी विश्व भर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इसमें रिन्यूएबल्स के द्वारा 30% इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस है इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। मेंबर्स की बात करें तो 30 मेंबर हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फातिह बिरौल। नेक्स्ट अपडेट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पार्टनर्ड विथ हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू वल्नरेबल कम्युनिटीज़। एशियाई विकास बैंक ने कमज़ोर समुदायों को आवास ऋण प्रदान करने के लिए हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी के साथ भागीदारी की है। तो अभी हाल ही में ADB ने अनाउंस किया है कि इन्होंने हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इनको हेल्प की जाएगी ताकि ये बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस, इन 4 कंट्रीज़ में जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं या रूरल एरियाज़ है, ग्रामीण इलाके हैं, इन इलाकों में जो गरीब परिवार रह रहे हैं उनको रहने के लिए, घर खरीदने के लिए हाउसिंग लोन आसानी से प्रोवाइड करवा सके। तो जो फर्स्ट फेज़ है यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है इनके द्वारा 30 मिलियन US डॉलर का फाइनेंस दिया जाएगा MFIs को, और इससे लगभग 20,000 परिवारों को मदद मिलने वाली है। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है इसका मनीला, फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। और जो हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी है यहाँ के CEO हैं जोनाथन रेकफोर्ड और इसका हेडक्वार्टर है अटलांटा, जॉर्जिया में। नेक्स्ट अपडेट है, किम बो क्यूम नॉमिनेटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया। किम बो क्यूम को दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो ये हैं किम बो क्यूम, और हाल ही में साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, इन्होंने किम बो क्यूम को नॉमिनेट किया है साउथ कोरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में। तो नए प्रधानमंत्री अब साउथ कोरिया के हो जाएंगे, याद रखिएगा नाम किम बो क्यूम, ठीक है। ये रिप्लेस करेंगे
चुंग से क्यून को, ओके, चुंग से क्यून। और ये 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है, ओके। और ये जो किम बू क्यून है, ये अभी प्रेजेंट में जो इंटीरियर और सेफ्टी मिनिस्ट्री है साउथ कोरिया में, वहाँ के मिनिस्टर थे। बात करते हैं साउथ कोरिया की, तो यहाँ की कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे किम बू क्यूम और प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। नेक्स्ट अपडेट है मिगुएल डियाज कैनल विल सक्सीड राउल कैस्ट्रो एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। मिगुएल डियाज कैनल राउल कैस्ट्रो की जगह क्यूबा के राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये है मिगुएल डियाज कैनल, और हाल ही में इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा है वहाँ के फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में शपथ ली है, और ये सबसे पावरफुल पोस्ट मानी जाती है क्यूबा में। तो इसके साथ ही इन्होंने जो स्टेट है वहाँ के प्रेसिडेंट का, पार्टी के प्रेसिडेंट की भी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ये हेड बन गए हैं। तो इस तरह से ये क्यूबा के नए प्रेसिडेंट होंगे, ये सक्सीड करेंगे राउल कैस्ट्रो को, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्यूबा की बात करते हैं तो कैपिटल है हवाना। प्रेसिडेंट बन गए हैं मिगुएल डियाज कैनल। प्राइम मिनिस्टर है मैनुएल मरेरो क्रूज और करेंसी है पेसो। नेक्स्ट अपडेट है नासास इंजेन्युइटी बिकम्स फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू टेक कंट्रोल फ्लाइट ऑन मार्स। नासा का इंजेन्युइटी मंगल ग्रह पर नियंत्रित उड़ान लेने वाला पहला हेलीकॉप्टर बना है। तो आपको इस हेलीकॉप्टर का नाम याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है। इंजेन्युइटी नाम है हेलीकॉप्टर का, और ये नासा का है जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ओके। तो हाल ही में इसे मार्स में भेजा गया था, और ये मार्स में इसने सक्सेसफुली कंट्रोल फ्लाइट भरी है, उड़ान भरी है, और ऐसा करने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर बन गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम ये है कि ये बताना कि जो मार्स है वहाँ पे कंट्रोल फ्लाइट को भी उड़ाना वहाँ पे पॉसिबल है। तो इसके लिए नासा ने लगभग 85 मिलियन US डॉलर खर्च किए थे, ओके। इसका जो बनाने में लागत आया था 85 मिलियन US डॉलर था। और इंजेन्युइटी के साथ ही एक परसिवरेंस रोवर भी भेजा गया था मार्स में, ये भी सक्सेसफुल वहाँ पे लैंड हुआ है। और जहाँ पे लैंड हुआ है उस जगह का आपको नाम याद रखना है, जो क्रेटर का नाम है जेजेरो, ठीक है, जेजेरो क्रेटर नाम है। ये चीज़ें आपको याद रखनी इसमें से। उसके अलावा नासा से आपको क्या याद रखना है? फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, जिसका नाम पिछले साल बदला गया था मैरी W जैक्सन, ये आपको याद रखना है। इनके नाम के ऊपर क्यों रखा गया है? क्योंकि ये नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी। इसके अलावा नासा की स्थापना हुई थी 1958 में, ओके, एज अ नासा। इसके पहले ये नाका था, याद रखिएगा। इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, और यहाँ के एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्टीव जर्किज। नेक्स्ट अपडेट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर कोऑपरेशन इन ट्रेड। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापार में सहयोग के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक MOU साइन किया गया था पिछले महीने। एक्चुअली में भारत का जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज़ हैं और इनके साथ ही जो बांग्लादेश का टैरिफ कमीशन है, इनके बीच में, ओके, बांग्लादेश के ट्रेड और टैरिफ कमीशन के बीच में ये MOU साइन किया गया था। और ये MOU साइन किया गया था भारत में और बांग्लादेश में, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें कोऑपरेशन के लिए, उसमें सहयोग के लिए, ट्रेड को और भी आगे बढ़ाया जा सके उसके लिए। तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इसको अपना अप्रूवमेंट दिया है। तो इससे क्या होगा कि दोनों ही देश आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकेंगे, ट्रेड को भी बढ़ा सकेंगे, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविज़न बनाए गए हैं उसी के हिसाब से कुछ और एक्टिविटीज़ भी कर पाएंगे दोनों देश। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो यहाँ की कैपिटल है ढाका। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और करेंसी है टका। नेक्स्ट अपडेट है फॉर्मर RBI गवर्नर मेधावोलू नरसिम्हम पास्ड अवे रिसेंटली। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर मेधावोलू नरसिम्हम जी का हाल ही में निधन हो गया। तो ये हैं मेधावोलू नरसिम्हम जी, और हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। ये गवर्नर कब से थे कब तक? तो ये 13वें गवर्नर थे RBI के, याद रखिएगा, 13th गवर्नर थे। और इन्होंने 2 मई 1977 से लेके 30 नवंबर 1977 तक कार्य किया RBI के गवर्नर के रूप में। एक चीज़ याद रखना है कि इनको फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता था। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रेजेंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई आया था 1937 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा।
तो PDF की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।